दोस्तों नमस्ते। आज गुजर प्रत्यार की चौथी क्लास है और अभी तक मैंने 3 क्लासें इसके बारे में करवा दी। ठीक है, चौथी क्लास है और 3 क्लासों में लगभग मैंने भीनमाल के गुजर प्रत्यार और मंडोर के गुजर प्रत्यार मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ठीक है, आज की क्लास भी लगभग 10% रहेंगे। आपको 2 या 3% बिल्कुल नए लग सकते हैं, आपके लिए नई जानकारी हो सकती है, परंतु हम जब कंप्लीट पढ़ ही रहे हैं तो फिर पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसलिए कंप्लीट हम पढ़ेंगे। और आज भी प्रश्न अच्छे हैं, आप नोट्स बना रहे हो या फिर पीडीएफ से देख रहे हो या फिर आप सीधे क्लास में से ही याद करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। बाकी ये क्लास अब कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न देखना आज और थोड़ा आप समझने का प्रयास। ठीक है, एकदम आवाज़ आवाज़ का तो मुझे लगता है कि आजकल इश्यू नहीं है, थोड़ी क्वालिटी का इश्यू हो सकता है। वो मुझे जो हम जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं ना, वहाँ उसका भी सिस्टम मुझे समझ में आया नहीं है। तो आप क्वालिटी का वैसे कोई इश्यू नहीं है, आवाज़ सही आ रही है, आपको शब्द सही दिख रहे हैं, इतना ही पर्याप्त। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, गुर्जर प्रतिहार शासक वस्त्रराज के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? वस्त्रराज के बारे में पूछा है और वस्त्रराज मैंने आपको कहा कि गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रथम प्रतापी शासक कोई था, तो वो गुर्जर प्रतिहार का वस्त्रराज था। और वस्त्रराज ने भीनमाल में और कन्नौज में इसका दोनों जगह ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और वस्त्रराज के बारे में मैंने आज अच्छे प्रश्न बनाए, आप समझने का प्रयास करना। सही नहीं पूछ रहा है। इसके पिता का नाम तेजवर्धन था। ठीक है, इसकी उपाधि रणहस्तीन थी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक की उपाधि रणहस्तीन थी। मतलब रणहस्तीन का मतलब क्या हो गया कि रण का हाथी, रण का हाथी। रणहस्तीन की उपाधि का अर्थ क्या होता है? रण का हाथी, रणहस्तीन कहा गया है। इसके काल में ही गुर्जर प्रतिहारों का विकास हुआ। इसके काल में ही पाल वंश के शासकों को हराया। इसके काल में ही कन्नौज के शासकों को हराया, परंतु राष्ट्रकूट वंश से पराजित हुआ था। आगे मैंने प्रश्न मैंने बनाए हैं, आप अच्छे से इनको समझने का प्रयास करना। ठीक है, इसके काल में कनौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसको मैं अभी मानचित्र में समझाऊंगा आपको, ये भी कथन सही है। प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक, ये भी सही है। प्रतिहार राज्य की, अभी तक प्रतिहार वंश था, नागभट्ट प्रथम तक, सिर्फ नागभट्ट प्रथम तक प्रतिहार वंश था। मतलब प्रतिहार साम्राज्य की नींव डालने वाला कौन था? वो नाग वस्त्रराज। सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है। मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाया था कि वस्त्रराज के पिता का नाम क्या था? देवराज था। क्या नाम था? देवराज। वस्त्रराज के पिता का क्या नाम था? देवराज था। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रणस्थेन की उपाधि सही है। त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत होती है, ये बहुत बार प्रश्न बनता है कि त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार के शासक के काल में होती है? तो वस्त्रराज के काल में होती है। और नींव डालने वाला कौन था? ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है ये। पिता वाला मैंने कल भी बताया था, ऐसे प्रश्न वर्तमान बनते हैं और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आप दिमाग में रखना ये अच्छा प्रश्न। अब देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मानचित्र के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, थोड़ा नाम साफ नहीं दिख रहा होगा, परंतु मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ कि ये है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, यह है पाल वंश और यह है राष्ट्रकूट। पाल वंश लगभग कहाँ है? बंगाल में। ठीक है, लगभग कहाँ है? बंगाल में। राष्ट्रकूट वंश कहाँ है? ये लगभग महाराष्ट्र। अच्छे से आप समझना,
बहुत बार यह कंफ्यूज होता है। गुजर प्रत्यार है उत्तर भारत, गुजर प्रत्यार है उत्तर भारत। ठीक है, अब होता क्या है, ये है कन्नौज। इस कन्नौज को लेकर इन तीनों के मध्य, इस कन्नौज को लेके इन तीनों के मध्य क्या होता है, त्रिदलीय संघर्ष। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, अब अधिकार करने की एक वजह है, देखो कन्नौज पर शासक किसका था, हर्षवर्धन। किसका शासक था, हर्षवर्धन का शासक था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उत्तरी भारत की शासन सत्ता हिल जाती है और उस पर अधिकार करने के लिए इन तीनों के बीच संघर्ष शुरू होता है। पालवंश, ठीक है, ये पालवंश है, बंगाल वाला है, राष्ट्रकूट है, ये महाराष्ट्र वाला है, और गुजर प्रत्यार उत्तर भारत के है। वो इस कन्नौज को लेके युद्ध हुआ था। अब मैं चीज बता रहा हूं किसके काल में, वस्त्रराज के काल में बता रहा हूं। याद रखना, अलग अलग चीजें हैं, दोनों मानचित्र में समझाऊंगा। वस्त्रराज, ठीक है। अब वस्त्रराज के काल में पाल वंश का शासक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था, कन्नौज का शासक कौन था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में हर बार प्रश्न अलग बनता है। देखो, एक वस्त्रराज है, एक नागभट्ट प्रथम है, सॉरी नागभट्ट द्वितीय है। दोनों के काल में शासक अलग अलग हैं। अभी प्रश्न में वस्त्रराज का बता रहा हूं, तो मैं वस्त्रराज कालीन ही इनके नाम बता रहा हूं। ठीक है, देखो पाल वंश का इस समय शासक था धर्मपाल। कौन सा, धर्मपाल। कौन से वंश का, पाल वंश का। ठीक है, धर्मपाल आप नाम दिमाग में रखना जरूर। ठीक है, अब राष्ट्रकूट, तो वंश तो राष्ट्रकूट ही था, और शासक का नाम क्या था, गुरु प्रथम, गुरु प्रथम। ठीक है, गुरु प्रथम। और कन्नौज पर अधिकार किसका था, कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक निर्बल शासक आता है। दो नाम हमें याद मिलता है, एक इंद्रायुध मिलता है, एक चक्रायुध मिलता है। तो उनका वंश कौन था, वंश तो था आयुध वंश, आयुध वंश। और शासक था वस्त्रराज के काल में इंद्रायुध, इंद्रायुध। अब देखो, इंद्रायुध, धर्मपाल, गुरु प्रथम और वस्त्रराज। अब वस्त्रराज के काल में क्या होता है, त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम वस्त्रराज क्या करता है कि कन्नौज, अभी प्रश्न आएगा आपको, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कन्नौज का शासक इंद्रयुध था, पाल वंश का शासक धर्मपाल था, और राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव प्रथम था। आपको इतना दिमाग में रखना है, ये किसके काल में है, ये वस्त्रराज के काल में। ठीक है, अब प्रश्न समझना आप, प्रश्न क्या कह, दूसरा प्रश्न है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, गुजर प्रतिहार शासक वस्त्रराज की विजयों के बारे में कौन सा कथन सही है। वस्त्रराज की विजयों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसका सही कथन। ठीक है, अब प्रश्न देख, ऑप्शन देखना। इसने कन्नौज के शासक इंद्रयुध को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। मैंने अभी आपको बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की सत्ता हिल गई थी, और वहां पर निर्बल शासक था इंद्रयुध, आयुध वंश का। मैंने आपको अभी बताया है कि कौन से वंश का, आयुध वंश का शासक था इंद्रयुध, को पराजित किया। यह कथन बिल्कुल सही कथन है। इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया, यह भी सही कथन है। मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को इसने पराजित किया था, यह भी कथन बिल्कुल। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक दुरु प्रथम से पराजित हुआ था। ये लाइन आप स्टार लगा अपने कॉपी में नोट कर लेना। पाल वंश के शासक को पराजित कर दिया, कन्नौज के शासक को पराजित कर दिया वस्त्रराज ने, परंतु वस्त्रराज किससे पराजित हुआ था, तो वो राष्ट्रकूट दुरु प्रथम से पराजित। ठीक है, राधनपुर अभिलेख में पता चलता है कि इसने गौड़ देश के शासकों को हराया। तो ये राधनपुर अभिलेख किसका है, ये गोविंद तृतीय का है। किसका है, गोविंद तृतीय का है। गोविंद तृतीय कौन था, राष्ट्रकूट वंश का शासक। आगे आएगा जब हम नागभट्ट द्वितीय पढ़ेंगे ना, तो वहां ये गोविंद तृतीय बहुत महत्व है,
की विजय बहुत में। तो चारों ही कथन सही है, चारों ही कथन सही है। कन्नौज के इंदिरा युद्ध को पराजित किया, मुंगेर के युद्ध में पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, परंतु खुद किससे हारा था? ध्रुव प्रथम से हारा था। ये स्टार लगा अपने कापी में नोट कर लेना। और गौड़ देश की विजय का उल्लेख करने वाला कौन है? वो राधनपुर अभिलेख कहलाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी आप ऐसे प्रश्न अब गलत मत करना, तुलनात्मक रूप से पढ़ना वस्त्रराज और नागभट्ट प्रथम के बारे में, सॉरी नागभट्ट द्वितीय के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। बहुत सारे मैंने प्रश्न ऐड किए। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में बनता है, बहुत बार बनता है कि किस प्रतिहार शासक के काल में उद्योतन सूरी द्वारा उबल्यमाला ग्रंथ तथा जिनसेन सूरी द्वारा हरिवंश पुराण की रचना की गई। हर बार ये परीक्षा का सबसे फेवरेट प्रश्न बनता है और बार बार रिपीट होता है। एक तो कुबल्यमाला, एक हरिवंश पुराण, इन दोनों की रचनाएं अलग अलग है और इसके काल किसके काल में रची गई थी? तो वो वस्त्रराज के काल में। उद्योतन सूरी ने तो रचना की थी कुबल्यमाला की और जिनसेन सूरी ने रचना की थी हरिवंश पुराण की। तो दोनों ही कथन सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वस्त्रराज। इसलिए आपको मैं कहता हूं, आप ओल्ड पर्सन हल किया करो, आदि समस्याएं आपके वहीं समाप्त। ठीक है ना? इतना बताने की जरूरत इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर कभी भी कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ जाती है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखो, ये देखना, आपको बहुत कम किताबों में ये चीज मिलेगी। मैंने अभी आपको एक उपाधि बताई थी, रणहस्त। रणहस्त, रणहस्तीन किसकी उपाधि है? अभी मैंने आपको बताया कि ये वस्त्रराज की उपाधि है। वस्त्रराज की उपाधि रणहस्तीन है, मतलब रण का हाथी। ठीक है, अब वस्त्रराज को भागवत धर्म का भागवत धर्म का संरक्षण देने के लिए किस ब्राह्मण ने देवरा की उपाधि प्रदान की थी? अपनी कॉपी में ये स्टार लगा के अपने कॉपी में ये नोट कर लेना कि किस गुजर प्रतिहार की उपाधि जेवरा है। तो जेवरा की उपाधि किसकी है? वस्त्रराज की है। और ये उपाधि किसने दी थी? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये प्रश्न बेहद उपयोगी प्रश्न है। वो ब्राह्मण कौन था जिसने उपाधि दी थी? तो वो ब्राह्मण था दुग्गिल। ब्राह्मण का याद नाम जरूर रखना कि दुग्गिल नामक ब्राह्मण ने वस्त्रराज को भागवत धर्म का संरक्षण देने के लिए ये उपाधि प्रदान की थी, जेवरा की। कौन सी उपाधि? जेवरा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये दोनों ही उपाधियां किसकी है? वस्त्रराज की है। रणहस्तीन आपको पता है। ये जेवरा की उपाधि आपने नोट में जानकारी ऐड कर लेना। तो ये दुग्गिल जरूर याद रखना, इस दुग्गिल ने इसको ये उपाधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये भी बहुत प्रश्न शानदार है। मैं कहता हूं कि गुजर प्रतिहार जब पढ़ते हैं ना, तब अभिलेखों के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चाहे वो घटियाला अभिलेख रज्जिल का हो, या फिर मिहिर बोझ के अभिलेख हो, ग्वालियर प्रशस्ति हो, या फिर नागभट्ट प्रथम के कालीन जो जानकारी देने वाले, या नागभट्ट द्वितीय के कालीन जो राष्ट्रकूटों की जानकारी देने वाले अभिलेख, वरहा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, संजय ताम्रपत्र, और भी बहुत सारे नाम। ठीक है, तो वस्त्रराज कालीन मैंने आपको बताया कि त्रिपक्षीय संघर्ष वर्णन कौन सा अभिलेख नहीं करता है। तो वस्त्रराज के काल में अभी हमने पढ़ा कि त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। और तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन करने वाले कौन से अभिलेख हैं? तो देखना, राधनपुर अभिलेख, संजय ताम्रपत्र, वाणी अभिलेख, वाणी की जगह बनी, कहीं कहीं ये बनी नाम भी मिलता है, बनी अभिलेख, डिंडोरी अभिलेख और ओसिया अभिलेख। उल्लेख नहीं करता है, तो उल्लेख नहीं करने वाला कौन सा अभिलेख है? ओसिया अभिलेख उल्लेख नहीं करता है। बाकी राधनपुर का, संजय ताम्रपत्र, वाणी अभिलेख, डिंडोरी अभिलेख, ये चारों ही त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन का उल्लेख करते हैं।
ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, आप दिमाग में जरूर ये चीज रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है। इस शासक के शासन काल में बलि प्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया, जिसमें सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा की जानकारी। ठीक है, अब ये बलि प्रबंध है, ये संस्कृत भाषा का लेख, किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है, परंतु इसके लेखक कौन है ये हमें कहीं जानकारी नहीं मिलती है। इतना ही मिलता है कि ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है और ये वस्त्रराज के समकालीन ही लिखा गया। इसके कालीन, ये वस्त्रराज के समकालीन ही लिखा गया है। इसमें स्पेशल ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है और साथ में ही स्वयंवर प्रथा का भी उल्लेख। तो आपको ये बलि प्रबंध वाला भी प्रश्न कभी पूछ सकता है, ये संस्कृत का है, ध्यान। ठीक है, इस काल में गुजर प्रतिहार के वस्त्रराज के काल में ये लिखा गया था। ठीक है, तो तीन अभिलेख, तीन हो गए, एक तो उबल्यमाल्य ग्रंथ हो गए, एक हरिवंश पुराण हो गया, ठीक है, और ये तीसरा बलि प्रबंध नामक ग्रंथ। अच्छा से इसको आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अब देखो, आपको मैं अब नागबट द्वितीय आता है, तो मैं आपको मानचित्र पे लेके चलता हूँ वापस। अब है नागबट द्वितीय। ठीक है, नागबट द्वितीय। ठीक है, अब नागबट द्वितीय के काल में भी क्या होता है, वही सेम परंपरा जारी रहती है कि पाल वंश के पराजित कर देता है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। मैं आपको शासक बताऊं कि पाल वंश का शासक तो यहाँ पे कौन था? धर्मपाल ही। पाल वंश का शासक तो कौन था? धर्मपाल ही था। राष्ट्रकूट वंश का शासक बनता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ये किसके काल में है? ये नागभट्ट द्वितीय के काल में है। कन्नौज का शासक होता है चक्रायुद्ध। चक्रायुद्ध, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि नागभट्ट द्वितीय क्या करता है, गोविंद तृतीय के साथ युद्ध करता है। गोविंद तृतीय के साथ युद्ध करता है, तो गोविंद तृतीय से यह क्या होता है, पराजित हो जाता है। नागभट्ट क्या करता है, पराजित हो जाता है, गोविंद द्वितीय से पराजित हो जाता है। तो वस्त्रराज किससे पराजित हुआ? ध्रुव प्रथम से पराजित हुआ। और नागभट्ट द्वितीय किससे पराजित हुआ था? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ था। परंतु नागभट्ट ने, जब ये गोविंद तृतीय बूढ़ा हुआ ना, तो नागभट्ट प्रथम ने चक्र युद्ध को पराजित करके कन्नौज पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और साथ में ही धर्मपाल को भी इसने पराजित, धर्मपाल को भी पराजित किया, चक्रा युद्ध को भी पराजित किया, परंतु गोविंद तृतीय से पराजित। ठीक है, ये नाम जरूर लिखना, ये गोविंद, ये नागभट्ट द्वितीय के काल में है और वस्त्रराज के काल में नाम अलग थे शासकों के, जरूर दिमाग में आप रखना। प्रश्नों की ओर ले चलता हूं मैं आपको वापस। ये देखो, नागभट्ट द्वितीय के समकालीन कन्नौज का शासक, जिसको पराजित करके कन्नौज को राजधानी बनाया था। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज के शासक वस्त्रराज के समय कौन था? इंद्रायुध था, मैंने आपको बता दिया है। और नागभट्ट द्वितीय के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो वो था चक्रायुध। कौन था? चक्रायुध था। और कन्नौज को जीत कर राजधानी बनाया और कन्नौज शाखा की स्थापना की। कन्नौज शाखा की स्थापना की। ये भी प्रश्न कहीं बार बनता है कि कन्नौज शासक की, कन्नौज शासक का संस्थापक भी पूछ लेना, कन्नौज शासक का संस्थापक पूछ ले तो नागभट्ट द्वितीय था। और कन्नौज को गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी बनाने वाला कौन था? वो भी नागभट्ट द्वितीय था। और किस शासक को हराया था, ये प्रश्न पूछते तो वो हो जाएगा चक्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न है। नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के किस शासक को पराजित कर परम भटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ये बहुत उपयोगी लाइन है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि नागभट्ट द्वितीय ने किस वंश के शासक को पराजित करके परम भटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वो था धर्मपाल। वो कौन था? धर्मपाल को पराजित किया और पराजित करने के बाद ये उपाधि धारण की थी।
तो ये उपाधि एक तो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा ही पूछ ले कि किस गुर्जर प्रतिहार की ये उपाधि है, तो नागबड़ द्वितीय हो जाएगा। और किस वंश को हराया, तो वो पाल वंश को हराया। और अगर कहीं शासक पूछ ले तो वो शासक हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, ये मैंने अभी आपको मामा मैप में बताया। वह राष्ट्रकूट वंश का शासक जिसने नागबड़ द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, पाल वंश को हरा दिया, कन्नौज के अयुध वंश को पराजित कर दिया, परंतु परंपरा राष्ट्रकूट को नहीं हराने की थी। राष्ट्रकूट के गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय ने नागबड़ द्वितीय को पराजित कर दिया था। ये प्रश्न कोई परीक्षा में पूछ ले तो ये नाम जरूर दिमाग में आप रखना। मानचित्र से क्या होता है कि पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये प्रश्न आज की क्लास का सबसे बेस्ट प्रश्न है। आपको बहुत कम किताबों में ये चीज कि नागबड़ द्वितीय का वह चौहान सामंत जिसने धर्मपाल को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपनी कॉपी में स्टार लगा के ये चीज नोट कर लेना कि पाल वंश, पाल का कौन सा युद्ध, धर्मपाल के एक नाम मिलता है मंडोर, मंडोर भी ऐसा नाम मिलता है, या फिर ऐसा मिलता है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर का युद्ध, मुंगेर का युद्ध, मुंगेर के युद्ध में पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था नागबड़ द्वितीय ने। और नागबड़ द्वितीय का वह सामंत जिसने सहयोग किया था, तो वो सामंत था गुवक प्रथम, चौहान वंश का गुवक प्रथम, ये इसके अधीन सामंत था। और धर्मपाल को पराजित करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो मुंगेर के युद्ध में या मंडोर के युद्ध में भी नाम ये गुवक प्रथम, कभी आप मत भूलना। अगर कोई परीक्षा में प्रश्न बनाना, नया प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बनने। ठीक है, गुवक प्रथम जरूर आप दिमाग में रखना। हाँ, और लगभग ये थे आज के 10 प्रश्न। मैंने मानचित्र के द्वारा भी मैंने आपको समझा दिए हैं। वस्त्रराज के और नागबड़ के कालीन समकालीन शासकों का नाम जरूर दिमाग में रखना आप। ये सबसे आज की क्लास के ये सबसे मोस्ट टॉपिक थे और मैंने आपको लगभग कंप्लीट करवा दी। ठीक है, आगे महेंद्रपाल के काल में या महिपाल के काल में भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी और उनके शासकों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही ये नाम याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। कल कंटिन्यू क्लास रहेगी, आप देखते रहो और नोट्स बना रहे हो तो भी ठीक है, ऐसे पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहो। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना और अपने कोई साथी तैयारी कर रहा है उसको भी अपने मन से यहाँ जोड़ सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।